नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी के सभी छात्रों का इस प्यारी सी क्लास में। हालांकि ये जो क्लास है वो पेड वालों के लिए ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो क्यों ना हम जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनके साथ भी हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि बहुत बार तो लोग इसको छोड़ ही देते हैं, इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको सर क्या लगता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम कर रहे हैं और उस पर आप सीटेड दे रहे हैं, सीटेट के जैसे एग्जाम पर जा रहे हैं, तो हर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते हैं ना ही इंपॉर्टेंट हुआ तो कम से कम पेडागोजिकल पार्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ हो जाती है। आज मैं आपके साथ प्यारे बच्चे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम वक्र यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। और इसी के साथ में हम प्लेटो ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के पठार की भी बात करेंगे, और इसी के साथ में हम कुछ डिसीज़ की बात करेंगे जो कि लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग डिजीज़ होते हैं, उनके बारे में भी हम आज यहाँ पर पर्याप्त रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी के सभी छात्र इस क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर मेरी माने तो एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न पक्का आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कुछ लोग इनको छोड़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, जो अच्छे हैं वो पढ़ाते हैं, जो जिनको अच्छा नॉलेज है वो पढ़ा देते हैं, और जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता कौन खराब कौन अच्छा होता है, लेकिन अपने अपने नॉलेज के आधार पर हर व्यक्ति अच्छा ही करता है। तो याद रखिएगा कि आज हम भैया डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी के सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस सीडीपी की क्लास में। और आप पढ़ेंगे सीडीपी की क्लास मेरे यानी शशांक तिवारी के साथ में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे टॉपिक जो डिजाइन किए गए हैं ये हमारे पेड वाले बच्चों के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन चूंकि आप भी हमारे ही हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो ऐसा लगता है कि मैंने नहीं कराया है, वो मैं आपके साथ में भी बीच बीच में डिस्कस करता चलूंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखें, मन लगाकर देखें, और अपने आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये हमारी मनोकामना भी है और आशीर्वाद भी है। शुरू करेंगे अधिगम वक्र यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग क्या है क्या नहीं है, सारे पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो अब जो अधिगम वक्र की बात आती है, तो अधिगम वक्र जो होता है, क्या लिखा है, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि के मध्य जब हम ग्राफ या आरेख खींचते हैं, तो याद रखिएगा जो आरेख खींचा जाता है वही आरेख क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति को व्यक्त किया जाता है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं। मान लीजिए कि आप सीखने की ये गति है और ये है उसका अभ्यास। आप मान लीजिए साइकिल चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हो सकता है कोई भी बच्चा साइकिल चलाने के अभ्यास में नित्य प्रतिदिन कुछ नया सीखता जाए और रेगुलरली वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, तो ये तो जो हमारा ग्राफ है ये बराबर ऊपर जा रहा है। समय के साथ यह सीखने की जो गति है और जो अभ्यास है उसके मध्य अगर हम ग्राफ खींचे तो वही जो ग्राफ बनता है उसे ही, वही जो वक्र बनता है उसे ही हम कहते हैं अधिगम वक्र। अब अच्छा, वक्र क्या होता है, हो सकता है आप कोई चीज सीख रहे हैं, आप उसको बराबर सीखते जाएं तो वक्र या ग्राफ जो है वो बराबर बढ़ेगा। हो सकता है कि पहले आप कम सीखें, बाद में आप ज्यादा सीखें, वह बड़ी सीधी सी बात है। हो सकता है बराबर सीखते चले जाएं। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में आप धीरे धीरे सीखते हैं और लास्ट में आप तेजी सीखना शुरू कर देते हैं, तो पहले जो वक्र था वो पहले धीरे धीरे नीचे चल रहा था, अचानक से ऊपर उठने लगा। कभी कभी क्या करते हैं, आप अचानक से बहुत अच्छा सीखते हैं, उसके बाद में भी आपकी जो लर्निंग होती है वो कम होने लगती है, तो उसका भी ग्राफ होता है। कभी कभी आप मिक्स रूप से सीखते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो मिश्रित रूप से हो जाता है। तो इसी सीखने के आधार पर जो ये लाइनिंग आप कह सकते हैं, जो ये ग्राफ खींचे जाते हैं, इन्हीं ग्राफों को हम 4 प्रकार से बांटते हैं और इन्हीं ग्राफों को अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहते हैं अधिगम की जो मात्रा होती है और अधिगम की जो अभ्यास करने की जो क्षमता होती है, उसके मध्य जब हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो प्यारे भैया उसी को अधिगम ग्राफ कहते हैं। बहुत बार हमें ग्राफ के चित्र बन के मिले हैं और हमसे पूछा गया बताइए ये कैसा ग्राफ है, और हम बहुत बार नहीं बता पाए हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैंने बहुत बड़ा महत्व दिया है और इसको मैंने बहुत जानबूझ करके शामिल किया है। आप सभी पढ़ें और अपने पेपर में अपने नंबरों को इनहेंस करें। चलिए
शुरू करते हैं। तो अधिगम वक्र क्या है, तो आप कहोगे भैया ये एक प्रकार का ग्राफ होता है जो अधिगम की मात्रा और उसकी क्षमता, या आप कह दो कि सीखने की गति और किए गए अभ्यासों के बीच में खींचा जाता है, उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है सरल रेखी या जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा होता है उन्नतोदर यानी जो कहते हैं एलिवेशन कर्व। फिर होता है नतोदर यानी कॉनकेव लर्निंग कर्व, नतोदर अधिगम वक्र। फिर होता है मिश्रित यानी आप कहोगे मिक्स। तो अब हम तीनों चारों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चे, अगर हम पहले की बात करें, पहला जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सरल रेखी वक्र, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन वक्र कब बनता है और कैसे होता है। जब कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, मान लीजिए कि जैसे ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर आप अभ्यास कर रहे हैं और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, तो यहां पर भैया आप सीखते जा रहे हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि आपने क्या किया, पहले दिन अभ्यास किया और आपने इतना सीख लिया, दूसरे दिन अभ्यास किया आपने इतना सीख लिया, तीसरे दिन अभ्यास किया आपने इतना सीख लिया, चौथे दिन अभ्यास किया आपने इतना सीख लिया। यानी पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ भैया आप बराबर सीखते चले जा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, आप जितना अभ्यास कर रहे हैं उतना आप सीखते चले जा रहे हैं। यानी ये जो सीखने का जो ग्राफ है ये आपका बराबर और बराबर ऊपर ही तो जा रहा है, बराबर स्केल आपकी बढ़ ही तो रही है। तो क्या आप ये नहीं कह दोगे कि यही तो सरल रेखी ग्राफ है। यानी जितना अभ्यास किया जाए उतना ही बच्चा सीख जाए, यानी अभ्यासों की संख्या और सीखने में जो वृद्धि हो वो लगभग एक जैसी होती है। या आप ऐसे कह दो कि जब भी कभी सीखने का जो ग्राफ होता है, सीखने का जो लाइन होता है, वो जब स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसी को हम सीखने की क्या कहते हैं, आप कहोगे उसे ही हम सरल रेखी वक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीखने की गति एक समान रहती है, प्रयास करता जाता है, सीखता जाता है, करता जाता है, सीखता जाता है। तो एक समान गति इससे ही तो चलेगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो उन्नति की तरफ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आपसे कहा जाए वह कौन सा वक्र है जिसमें सीखने की जो गति होती है वो एक समान होती है। मैंने जैसे शुरू में सीख रहा था आज भी वैसे सीख रहा है, बराबर सीखता 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 चला जा रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसे हम कहेंगे सरल रेखी वक्र। ठीक है, इसका चित्र क्या है, ये जब आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए और एक सरल रेखा ऐसे बना दी जाए तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये जो है ये बराबर बराबर बढ़ता ही तो चला जा रहा है। तो यहां पर रफ्तार एक ही तो रही होगी, गति एक ही तो रही होगी, तभी तो बराबर बढ़ता रहा है। तो आप कहेंगे ठीक बात है। दूसरे पर आइए, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं नतोदर वक्र यानी एलिवेशन कर्व। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, बस आप ध्यान से सुने क्योंकि इस पर आपको मदद मिलेगी। नतोदर वक्र क्या होता है, इसमें सीखने की गति शुरू में बहुत तेज होती है। मतलब शुरू में जैसे बच्चा स्टार्ट करता है, जैसे आपने बहुत सारे अपने यहाँ पर लड़के भी देखे होंगे कि जब वो छोटी क्लासों में थे तब वो बहुत होशियार थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते गए वैसे वैसे दुनियादारी में पढ़ने के कारण उनकी जो लर्निंग है धीरे 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 कम होती गई, दूसरे चक्करों में पढ़ते गए। तो शुरुआत तो बहुत तेजी से की थी, यानी शुरुआत में वक्र तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन ऊपर जाते जाते वक्र धीमा पड़ गया। या कह सकते हैं इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है, परंतु उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है उन्नतोदर, माने शुरू में उन्नति की लेकिन बाद में उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पा रहा। ये देखो वक्र कहता है कि शुरू में बड़ा रफ्तार चला, देखो शुरू में बिल्कुल ऐसे गया, लेकिन जाते 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 भाई अगर बराबर उन्नति करता तो ग्राफ बराबर ऐसे बढ़ना चाहिए था, ध्यान से देखना, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा। अगर ऐसे बढ़ता तो समान गति से उन्नति करता 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 ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा। ये शुरुआत में तो तेजी बढ़ा, लेकिन आखिरी में जाते जाते धीरे 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 धीमा पड़ने लगा और धीरे धीरे ऐसे करते करते ये एक दिन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं क्यों नहीं बना जाता, क्योंकि इतने से ही आप समझ जाएंगे। जब भी कभी आपको एक ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, समझ जाना कि शुरुआत में तो बहुत तेज चला, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी गति धीमी पड़ गई सीखने की और धीरे 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 अब ये नीचे आना शुरू कर देगा।
तो ये क्या है, उन्नतोदर है, जिसको आप कहते हो एलिवेशन कर्व। माने शुरू में तो बहुत एलिवेट हुआ, लेकिन बाद में एलिवेट होना बंद हो गया या उठना बंद हो गया, या उन्नति उसकी धीमी पड़ गई, उस हिसाब की उन्नति उसकी नहीं रही। तो इस प्रकार की जो सीखने का जो वक्र बनाया जाता है, जो चार्ट बनाया जाता है प्यारे बच्चे, उसे हम उन्नतोदर वक्र या एलिवेशन कर्व के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। बात करते हैं हम तीसरे वक्र की। बहुत ही सभी लोग ध्यान से मनचित होकर सुनिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आपको कोई भी वक्र पूछा जाएगा आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नतोदर की। तो नत का मतलब शुरुआत में कम था भाई, उन्नतोदर शुरुआत में उन्नति हुई, बाद में अवनति हुई, यही बात तो है। शुरुआत में बड़ा तेज चला, लेकिन लास्ट जाते जाते धीमा हो गया। नतोदर क्या होता है कि नत मतलब शुरू में कम 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 कम। जैसे कि तुमने बहुत देखा होगा कि जब आपके साथ में पढ़ते थे तो बहुत बेकार थे पढ़ने में, लेकिन आज वही बच्चे ने यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो आप यही तो कहते हो भैया कब किसका दिमाग पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। कोई कमजोर थोड़ी ना होता है, बस लर्निंग बढ़ाने और घटाने पर होता है। तो वही बच्चे जो होते हैं, शुरुआत में लर्निंग उतनी अच्छी खासी नहीं थी, शुरुआत में जब लर्निंग कर रहे थे तो नीचे कर्व था, कोई उन्नति नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने उन्नति दिखाना शुरू किया और कर्व फिर बाद में बढ़ना शुरू हो गया, उन्नति की तरफ जाना शुरू हो गया। यहां पर क्या था, पहले उन्नति दिखाया बाद में अवनति दिखाया। यहां पर क्या है, शुरुआत में ये इसने अवनति दिखाया, शुरुआत में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बुद्धि आती गई, परिपक्वता आती गई, वैसे ही इसने लर्निंग की जो रफ्तार थी, स्पीड थी, उसको बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे 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 सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ती है, यानी वो लो से हाई की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि शुरुआत में तो बड़ी धीरे थी, लेकिन आखिरी में जाते जाते भैया इसने अपनी अपनी उन्नति को पकड़ लिया, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो आपको उन्नतोदर में याद रखना है कि शुरुआत में वक्र में क्या कराना है, उन्नति कराओ, ऐसे जाओ, और जाते 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 बाद में क्या करा दो, अवनति करा दो, तो उन्नतोदर हो गया। वही अगर तुमसे कहे कि बताओ नतोदर, तो नत माने नीचे, तो नतोदर में भैया आपको क्या करना है कि शुरुआत में क्या करो, शुरुआत में धीरे कराओ, माने शुरुआत में ऐसे ले जाओ, फिर उसके बाद धीरे से उसकी उन्नति कराना शुरू कर दो, ऊपर की तरफ ग्राफ ले जाना शुरू कर दो। तो जब ऐसा ग्राफ बना हो तो उसको कहोगे नतोदर। और याद कैसे रखें, उन्नतोदर, पहले उन्नति फिर अवनति, और पहले अवनति फिर उन्नति, तो ऐसे याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे आ जाओ। अगर आगे की हम बात करते हैं तो अगला नंबर लिखा हुआ है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी, दोनों प्रकार में से कोई भी हो सकती है, और अंत में भी अधिगम की गति धीमी या तेज हो सकती है। यानी आप कह सकते हो कि इनको ऐसे तभी तो ये दिखाया नहीं गया, यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है। शुरुआत में तेज हुआ, फिर धीमे हो गया, फिर तेज हो गया, फिर धीमे हो गया, फिर तेज हो गया, और फिर धीमे हो गया। यानी आप देख रहे हो कि एक पहले तेज चला, फिर धीरे हो गया, फिर तेज चला, फिर धीरे हो गया, फिर तेज चला, और फिर धीरे हो गया। तो इनको हम कहते हैं मिश्रित, यानी मिक्स्ड कर्व या मिश्रित अधिगम वक्र कहते हैं। यानी बच्चे ने क्या किया, शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन फिर बीच में किन्हीं कारणों से वो थोड़ा सा थम गया या उसकी अवनति होने लगी। जैसे उसको फिर से रियलाइज हुआ, फिर से उसने उन्नति करना शुरू किया, फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा, और उसके बाद फिर गया, फिर किसी कारण से फिर उसने पढ़ाई करना थोड़ा कम कर दिया, फिर उसको मैच्योरिटी आई, फिर उसको मोटिवेट किया गया, फिर उसने बढ़ा दिया। तो ये जो चीज है ये मिश्रित वक्र के अंतर्गत आती है, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना और कभी घटना, यही तो मिश्रित के अंतर्गत आता है। यह वक्र उन्नतोदर और नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। अब प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि वह कौन सा वक्र है जो उन्नतोदर और नतोदर के बीच की कड़ी होता है या दोनों का मिला जुला रूप होता है, तो आप कहोगे मिश्रित अधिगम वक्र। तो मुझे नहीं लगता कोई यहां पर समस्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम में, तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला मुद्दा आया कि अधिगम पठार क्या होता है, लर्निंग प्लेटिव क्या होता है, ये क्या चीज है। तो अभी भी मैं आपको एक बात बता रहा था कि बच्चे ने क्या किया, शुरुआत में तो भैया बड़ी वृद्धि की। अभी मैंने आपको मिक्सित में ये बताया कि बच्चे ने शुरुआत में तो बड़ी वृद्धि की, लेकिन बीच में बच्चा थोड़ा सा रुका, उसने फिर वृद्धि शुरू कर दी।
तो वो जो वह स्टेज जहां पे बच्चा ना तो उन्नति करता है और ना ही अवनति करता है, यानी जितना उसने सीख लिया है उतना सीखता रहा, नीचे की तरफ नहीं आया, बल्कि यहां पर कुछ देर रुक गया, कुछ साल उसने ना तो नीचे की तरफ आया और ना ही ऊपर की तरफ गया। तो ये जो उसने फिक्स कुछ दिन रहा, वो जो कुछ दिन स्टेबल रहा है, उसने कुछ दिन जो आराम किया है, सिंपल भाषा में कहें उसने कुछ दिन जो आराम किया है, वही क्या है, आप कहोगे उसे ही अधिगम पठार कहते हैं या लर्निंग प्लेटू कहा जाता है। तो यही जो रुकने का चीज होता है, देखो बच्चा था, उसने प्रयास किया, प्रयास करके उसका अधिगम बढ़ा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, मान लीजिए कि उसका ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई, मान लीजिए उसको कोई शारीरिक बीमारी हो गई, तो वो कुछ समय बीच में पढ़ नहीं पाया, आप कहेंगे उसका अधिगम उस हिसाब का नहीं हो पाया, ठीक। लेकिन जब वह उस रोग से उभर गया या वह उस फेज से उभर गया, उसने दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू कर दी और फिर से वो उन्नति की तरफ चलने लगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो बीच में वो रुका, ये जो बीच में रुका, इसे ही हम कहते हैं अधिगम पठार। क्या कहते हैं, आप कहोगे इसे ही हम कहते हैं अधिगम पठार, यानी वह जगह या वह समय जब बच्चा ना तो उन्नति करता है और ना ही अवनति करता है, उसे ही हम कहते हैं अधिगम पठार। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उस समय में ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम पठार में अधिगम की गति जो होती है वो कैसी रहती है, जीरो रहती है। मतलब यहाँ पर क्या है, वो रुक गया है, तो यहाँ पर अधिगम की गति क्या है, तो आप कहेंगे जीरो है, कोई उन्नति कोई अवनति नहीं हुई, अधिगम की गति क्या है, जीरो होती है। आप कहोगे अधिगम ना तो ऋणात्मक हुआ ना ही धनात्मक हुआ, तो अधिगम कैसा हुआ, आप कहोगे अधिगम शून्य हुआ, और शून्य का मतलब होता है ना फायदा और ना ही घाटा। तो अधिगम पठार से आपसे एक ही प्रश्न आएगा कि जब बच्चा ना तो उन्नति करता और ना ही अवनति करता है, तो वो जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। या आपसे कहा जाए कि वह स्थान जहां पर अधिगम, वह अवस्था, वह परिस्थिति, वह स्थान जहां अधिगम गति क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, आप कहोगे उसे ही हम अधिगम पठार कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब यहां पर आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। यहां पर मैंने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा है। बच्चों, हम आपके भले के लिए जितना हमसे मेरे एंड से हो सकता है मैं उतना पूरा काम करूंगा, और आपकी जो ये जो मुहिम है, जो जिस आप रास्ते पर चले हैं, इस पर हम भी आपके अग्रगामी बनने की कोशिश करेंगे, आपके एक सहायक बनने की कोशिश करेंगे, आपके एक फैसिलिटेटर बनने की कोशिश करेंगे। सुनिए, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो मैंने सीखा है उसका ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मैंने शिक्षा पाई, मुझमें विनम्रता ही, क्योंकि होता है विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही आप में विनम्रता आती है। तो विद्या से हमने क्या किया, जो मैंने पढ़ा उससे मैंने सीखा, मुझे अनुभव हुए, और उन अनुभवों के बल पर मैंने क्या किया, इस विनम्रता को सेट किया, यानी कहीं ना कहीं लर्निंग का ट्रांसफर ही तो हुआ। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसफर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चला लेते हैं, अब आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो जो साइकिल चलाने पर आप हैंडल संभालना सीखे हैं, वही चीज आपको मदद करेगी मोटरसाइकिल का हैंडल संभालने में। बड़ी सीधी सी बात है। जो व्यक्ति साइकिल नहीं चला पाता, क्या वो मोटरसाइकिल चला पाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऐसा व्यक्ति जो कार चला लेता है, स्टीयरिंग घुमा लेता है, उसको क्लच और गियर सारी चीजों का पता है, अगर आपने उसको ट्रक भी दे दिया तो उसके लिए बहुत अटपटा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पहले सीख रखा है स्टीयरिंग संभालना, स्टीयरिंग को घुमाना, जो भी लगा होता है आगे उसको घुमाना। ठीक है, तो देखो, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है जब एक प्रकार की सीखी गई वस्तु दूसरे प्रकार के सीखने में हमारी मदद करे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे हमने क्या किया है, हमको मैथ में कैलकुलेशन आता है, वही जब हम फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो कैलकुलेशन और कहीं से थोड़ी ना लाते हैं, मैथ से ही लाते हैं। तो मैथ में सीखा गया कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, जब हमारी मदद वो फिजिक्स में करता है, जब हमारी मदद वो केमिस्ट्री में, इस न्यूमेरिकल में करता है, तो इसका मतलब स्थानांतरण ही तो है। सीखा मैंने मैथ में था और काम मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री में आ रहा है, इसको कहते हैं स्थान। यानी एक प्रकार की सीखी गई चीज, एक प्रकार का सीखा गया कौशल जब दूसरे प्रकार के कौशल को सीखने में सहायता करे, तब उसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम किसी दूसरे कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी उसको चलाने में मदद करता है। आप आसानी से चला सकते हैं
इसे ही कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। आई होप आपको अधिगम माने लर्निंग, स्थानांतरण माने ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने सीखा तुमको उठा के आपके दिमाग में अपलोड कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो कैसे होता है? तो कहो जब मैंने एक चीज सीखी और वही सीखी गई चीज जब दूसरी चीज में हमारी दूसरी चीज को सीखने में हमारी मदद करेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसे ही हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, आगे सुनिए। अब इसके प्रकार होते हैं। प्रकार कैसे होते हैं? कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आपने सीखी है, तो जैसे कि मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो मोटरसाइकिल चलाने में क्या होता है, आपकी मदद करता है। ठीक। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपने सीख रखी हैं और जब आप नई चीज सीखेंगे तो उसमें बाधा भी उत्पन्न करता है। तो जब बाधा उत्पन्न करेगा तो ऋणात्मक स्थानांतरण, और जब सपोर्ट करेगा तो धनात्मक स्थानांतरण। आप खुद ही मुझे बताओ, जब एक प्रकार का सीखा गया काम दूसरे प्रकार के सीखे गए काम को करने में उसका जो एक, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ आता है, आपके पास किसी भी कार को चलाने का अनुभव है, और जब आप बस को चलाएंगे, जब आप ट्रक को चलाएंगे, तो कार चलाने का अनुभव अगर बस और ट्रक को चलाने में आपकी मदद करता है, उसका जो अनुभव ज्ञान है वो आपको वहां पर मदद कर रहा है, तो ऐसा ज्ञान का स्थानांतरण या ऐसा सीखने का स्थानांतरण कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। और वही अगर यही कार को चलाना सीखना ट्रक में अगर दिक्कत करने लगे, या आप कह दो कि आपकी जरा भी सहायता ना करे, तो उसे ही कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। बड़ी सिंपल सी बात है, फिर भी हम पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता करता है। मैंने वही बताया कि जो आपने पूर्व में सीख रखा है, वो जो अनुभव है, वो जो ज्ञान है, वो आपको उसकी जो बातें हैं वो आपको नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करें, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उसे ही हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि लिखा है, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक हो। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक होता है, तब उसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। भाई आपको क्या है कि आप जो हैं, आप हिंदी भाषा पढ़ लेते। जैसे अभी अभी मैं रोज संस्कृत पढ़ाता हूं आपको, तो मैंने भी सीखी। तो मैंने कैसे सीखा, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी बहुत बेहतर तरीके से आती थी। अब हिंदी के पढ़ने का जो प्यारे भैया ज्ञान था, वो संस्कृत को पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। भाई हम क्या करते हैं, संस्कृत का अर्थ निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर मुझे हिंदी ना आती होती तो क्या मैं संस्कृत को पढ़ पाता? आप कहेंगे नहीं। यानी हिंदी पढ़ने का ज्ञान, हिंदी सीखने का जो मेरा अनुभव है, वो मुझे संस्कृत में मदद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान का जो स्थानांतरण है वो धनात्मक हो रहा है। ऋणात्मक की बात करते हैं। मैंने कहा कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब किसी दूसरे कार्य को करने में सहायक ना होकर बल्कि समस्या उत्पन्न करे। सहायक कतई ना हो, सहायता ना करे बल्कि समस्या उत्पन्न करे, तब हम उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे तब उसको हम कहेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी नेगेटिव ट्रांसफर। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप रोज वॉकिंग करने जाते हैं और आप तेज तेज वॉकिंग कर रहे थे, परंतु आपको हृदय की बीमारी है, आपको दिल हार्ट अटैक आया है, आपको दिल की बीमारी है, तो अगर आप चिकित्सक ने कहा भैया तेज तेज मत चलना वरना ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, फिर आपको दिक्कत होगी, अटैक भी आ सकता है। परंतु चूंकि वो जो तेज चलने का अभ्यास है वो धीमे चलने में आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आपको स्वाभाविक आदत है, आप तेज चलते हैं। तो यहां पर आपको जब बाधा उत्पन्न करता है तो यही क्या कहलाता है? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं। एक होता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है, अभी अभी मैंने कहा था, ना तो सहायक हो और ना ही दिक्कत करे। तो आप कहोगे सीखने की प्रक्रिया जब जो आपके पास पूर्व अनुभव और जब ज्ञान है वो सहायक, ना तो सहायक हो और ना ही बाधक हो। शून्य का मतलब यही होता है। देखो अभी हम ऊपर आप पढ़ रहे थे शून्य वक्र, ऊपर देखो आप क्या पढ़ रहे थे, तो आपने यहां पर वक्र पढ़ते समय
ये देखो पढ़ा था, अधिगम पठार था कि ना तो भैया घटे और ना ही बढ़े, उसको तो क्या हो गया शून्य। और वहीं यहां पर स्थानांतरण में बात आ गई है कि जो आपने पहले सीख रखा है वो नए ज्ञान को, जो आप नया ज्ञान प्राप्त करें वो कुछ ऐसी चीज आप सीख रहे हैं जो कि पीछे से रिलेट ही नहीं करती है, तो ना तो आपकी सहायता कर रहा है और ना ही आपको मुसीबत बन रहा है, ना ही आपके उस सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वहां अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। याद रखना, नए चीजों को सीखने में पुराना ज्ञान ना तो, पुराना ही ज्ञान तो होगा, पुराना ज्ञान ना तो सहायता करे और ना ही समस्या उत्पन्न करे, उसको हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब एक बात आती है क्षैतिज स्थानांतरण। देखा, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान अथवा अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में, इसका कहने का मतलब यह है कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि आपने किसी एक प्रकार का, जैसे कि अभी तो हम ये कह रहे थे कि भैया क्या है कि आपने क्या किया हुआ है, आपको तेज चलने की प्रैक्टिस है और डॉक्टर ने कहा है धीरे चलिए, तो उसमें उत्पन्न कर कहता है जब एक प्रकार का अर्जित ज्ञान अथवा अनुभव उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है, मतलब आप जो आपने सीखा है लगभग उसी प्रकार की, जैसे कि मैंने साइकिल और मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था। साइकिल भी दो पहिया वाहन है और आप कहोगे मोटरसाइकिल भी दो पहिया वाहन है, बस ये मोटर से चलती है यानी ऑटोमेटिक होती है और इसको चलाना पड़ता है, लेकिन लगभग दोनों एक ही है, बैलेंसिंग दोनों की एक तरफ करनी पड़ती है, बस हल्का और भारी का अंतर है। तो जो साइकिल चलाने का ज्ञान होता है, अगर वो मोटरसाइकिल चलाने के ज्ञान में आपकी मदद करे तो लगभग दोनों एक तरह की चीजें हैं, इससे भी ट्रेवल करते हैं, इससे भी ट्रेवल करते हैं, ये भी दो पहिया है, ये भी दो पहिया है। तो कहने का मतलब होता है जब एक प्रकार का अर्जित ज्ञान उसी प्रकार की सेम परिस्थिति में, समान स्थिति में जब आपकी मदद करता है, तो ऐसा सीखना, ऐसा सीखने का जो स्थानांतरण होता है उसको क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करना, जैसे आपसे बोला गया कि 45 में 5 भैया सब्ट्रैक्ट करिए, आपने कहा 40 आता है, वही आपसे ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो आप क्या है, जो जैसे आपने ये किया था ऐसे आप इसको भी करेंगे, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्षैतिज स्थानांतरण हैं कि एक जैसी ये स्थिति थी वैसी सेम ये भी स्थिति है, बस थोड़ा संख्याएं बढ़ गई हैं, इसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। तो मैंने 3 प्रकार के स्थानांतरण बताए, कौन कौन से, धनात्मक माने जब सहायता करे, ऋणात्मक माने जब सहायता ना करे बल्कि मुसीबत उत्पन्न करे, शून्य माने ना सहायता करे और ना बाधक बने, और क्षैतिज माने समान, लगभग समान स्थितियों में सहायता करे, तो उसको आप क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यहां पर मैंने 4 टॉपिक को एक साथ में शामिल करके आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, जरा ध्यान दीजिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, मैंने साथ का साथ चित्रों का भी प्रयोग किया है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, कमी आ जाती है, कमी को एक, देखो लर्निंग डिसेबिलिटीज अक्षमता क्या है, सीखने या पढ़ने, आप कहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपके पास में क्षमता है, जो आपके पास में योग्यता है, जब उस पर कमी आ जाती है, जब उस पर डिफिशियंसी आ जाती है, तब उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर देखो ये लिखी हुई है कि ये भैया कैसी है, एक चर है। चर क्या होता है सर जी, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वह जो वेरी करे यानी हर समय बदलता रहे या जिसको बदला जा सके, जिसको बदला जा सके उसे ही कहते हैं वेरिएबल। तो आपसे पूछे सर जी वेरिएबल कैसे होता है, अरे भैया अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ नहीं सकता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जीवन में वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, अरे ऐसा नहीं होगा प्यारे भैया। उसकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है इसको सुधारा जा सकता है, इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में उसको कठिनाई है, उसको डिसलेक्सिया है, तो उसको आप कुछ उपचार करके काफी हद तक सुधार सकते हैं, पूरी खत्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। और वेरिएबल का मतलब भी तो यही होता है कि जिसको बदला जा सकता है या जिसमें बदलाव हो सकता है, कम या ज्यादा अलग की बात है। तो अधिगम, देखो सबसे बढ़िया प्रश्न है कि अधिगम क्षमता कैसा है, तो आप कहेंगे एक चर अवस्था है यानी एक वेरिएबल स्टेज है, यानी इसको बदला जा सकता है, अर्थात इसको सुधारा जा सकता है। तो पहली कौन सी है, जिसको कहते हैं आप डिसलेक्सिया, माने पढ़ने में कठिनाई। ये देखो बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं पर ये पढ़ नहीं पा रहे हैं महाराज, तो इनको क्या है, आप कहोगे इनको भैया डिसलेक्सिया हो गया है, क्योंकि इसको अक्षर उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहा है।
दूसरा होता है तो डिसलेक्सिया क्या है, तो डिस तो सब में लगा होगा, लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ ना पाए सही से, उल्टा पुल्टा अक्षर दिखाई पड़े, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। फिर है दूसरा डिसग्राफिया। ग्राफ माने क्या होता है, ग्राफ आप क्या करते हो, तो आप कहोगे सर जी ग्राफ तो हम खींचते हैं, और जब आप ग्राफ खींचो इसका मतलब है कि आपको लिखने में दिक्कत होगी, आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हो। डिस तो डिस का मतलब डिजीज, और ग्राफ का मतलब खींचने में, लिखने में, तो आप क्या कहोगे, ये होता है लिखने संबंधित विकार। ये बैठे हुए हैं लेकिन ये लिख नहीं पा रहे हैं, तो इनको कौन सा विकार है, आप कहोगे इनको डिसग्राफिया। ग्राफ से याद रखो ना, ग्राफ माने होता है लिखना या खींचना, ग्राफ बनाना, और जो ग्राफ ना बना पाए तो उसने लिखने में ही तो अक्षमता होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आओ, आगे देखो तीसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलिया, डिस माने आप कहोगे रोग, डिजीज, और कैलकुलिया माने कैलकुलेशन। क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकता है। देखो ये छोटे नन्हे मुन्ना राही बैठा हुआ है, और ये जो उसके सामने क्वेश्चन है इसको नहीं कर पा रहा है, इसका सोल्यूशन ही तो करना है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, इसको बस सॉल्व करके आगे रखना है। लेकिन ये जो नन्हा मुन्ना राही है, इसको बेचारे को कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कैलकुलेशन का मतलब गणितीय गणना, यही तो होता है। तो आप कहोगे मैथमेटिक्स जो संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं, उनसे संबंधित जो समस्या होती है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से याद रखना, कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कहाँ होता है, मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के संबंधित जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें जब करने में समस्या होती है तो भैया उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ठीक बात है। आगे है डिसमॉर्फिया। डिस तो हो गया डिजीज, और मॉर्फिया माने होता है भ्रम। क्या होता है, भ्रम। तो जो डिसमॉर्फिया होता है ये भ्रम की स्थिति होती है। जैसे ये देखो मोहतरमा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनके डार्क स्पॉट पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति को जो चीज होती है ये कभी कभी क्या हो जाती है, ज्यादा, जो कोई व्यक्ति जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, या आप ये भी कह सकते हो जो ज्यादा अपने बारे में हमेशा सोचता रहता है, तो उसको ऐसी बीमारी का सामना करने पड़ता है। और ये केवल भ्रम की स्थिति होती है, उसको हमेशा लगता रहता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे डार्क स्पॉट हो गए हैं, मेरे पिंपल्स निकल आए, ये सारी चीजें लड़कियों के साथ में ज्यादा होती हैं, डिसमॉर्फिया वाली। ठीक है, तो मॉर्फी माने आप कहोगे, मॉर्फी माने होता है भ्रम, तो भ्रम की स्थिति ऐसी होती है। ठीक, आगे आओ, लिखा है डिसफ्रेजिया माने होता है बोलने में समस्या, बोलने संबंधित विकार होता है। इसके लिए कोई फोटो मिली नहीं है हमको, तो इसलिए हमने लगाई नहीं है। हाँ, जो डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल संबंधित विकार। ये जैसे व्यक्ति है, ये जैसे व्यक्ति है, तो ये जो फाइटर है बढ़िया फाइट कर रहा है, पर इसका जो शरीर है वो उतना काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये इसको नॉकआउट किए दे रहा है। कभी कभी होता ये है कि हम काम करते करते हमारे शरीर में एक ऐसा विकार आता है, मैं आपको बच्चे बताता हूं कि उसमें शरीर आपका पैरालाइज टाइप होने लगता है, आपका शरीर जाम जैसा होने लगता है, आप कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, व्यक्ति का शरीर चलना बंद हो जाता है। तो ऐसे में बताइए लर्निंग तो प्रभावित होगी ही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, इसे ही हम कहते हैं डिसफ्रेजिया। फ्रेजिया का मतलब होता है ऐसा फ्रेज आता है आदमी के लाइफ में, ऐसा एक फेज आता है जहां उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, जो आप कहोगे लकवा जैसी स्थिति आ जाती है, तो आप कहोगे शारीरिक विकार है। फिर है डिस्थीमिया माने तनाव से संबंधित। ये देखो डिस्थीमिया का जो एक डिस्थीमिया है, ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने नौकरी के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा सोचते रहते हैं, वो डिस्थीमिया के शिकार हो जाते हैं, और सबसे ये खतरनाक बीमारी है। इसमें व्यक्ति हर रोज मरता है, और धीरे 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 करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऊपर से कोई इसका विकार दिखाई नहीं देता, व्यक्ति खुश नहीं रहता है, व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है, लेटा रहता है, पड़ा रहता है। इस प्रकार का जो विकार होता है वो लड़कों और लड़कियों में समानांतर रूप से आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो ये तनाव का होता है। थीमिया माने हो जाए रखना, दिमाग से है, थीम से है, तनाव से है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैंने इतना बड़ा मैटर इतने छोटे शब्दों में सिलेक्टिव आपको वर्ड्सों के रूप में दिया हुआ है। ये लास्ट स्लाइड है, आपको आई होप पसंद आएगी, और सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इसी आशा विश्वास के साथ में कि आप इसको पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा में अपनी जो एक स्थिति मजबूत करेंगे, अपना एक सीट पक्का करेंगे, दावा पक्का करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज मैं आपसे विदा लूंगा। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं नए वीडियोज के साथ में, कुछ नए थीम के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।